टू पेकेम एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि हीट एंथैल्पी, या फिर बेटा कहते हैं इसी को हम लोग कड़न एंथैल्पी कहते हैं। कड़न एंथैल्पी मतलब बेटा क्या होता है यहाँ पर, पहले इसकी हम लोग बेटा एक परिभाषा छोटी सी जानेंगे, एक डेफिनेशन जानते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल, किसी गैसियस मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने में किसी भी पार्टिकल को, किसी एटम को बेटा हम क्या कहते हैं, उसमें जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, मैंने क्या कहा, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस को मॉलिक्यूल फॉर्म से उसके एटम फॉर्म में ले जाना। किस फॉर्म में ले जाना? एटम फॉर्म में ले जाना, और 1 मोल एटम प्राप्त करना। जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल से 1 मोल एटम प्राप्त करने में लगेगा, वही एनर्जी, वही एंथैल्पी क्या होती है बेटा आपकी? कड़न एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। हिंदी मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे, एक अणु से, एक गैसीय अणु से बेटा हम लोग अगर एक मोल परमाणु प्राप्त करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एंथैल्पी को हम क्या कहते हैं? कड़न एंथैल्पी कहते हैं। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो लिख लो बेटा यहाँ पे, एंथैल्पी रिक्वायर टू टोटल एंथैल्पी require for convert in 1 mole of atom from gaseous molecules, यानी बेटा गैसियस मॉलिक्यूल से, गैसियस अणु से 1 मोल, बेटा लिख लो हिंदी में आप लोग, गैसीय अणु से 1 मोल परमाणु, शुरू से बता रहे हैं, गैसीय अणु से 1 मोल परमाणु प्राप्त करने में आवश्यक एंथैल्पी या ऊर्जा को कड़न एंथैल्पी कहते हैं। एक गैसीय अणु से 1 मोल परमाणु प्राप्त करने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जो आवश्यक ऊर्जा या एंथैल्पी होती है, उसी को कड़न एंथैल्पी कहा जाता है, या उष्मा एंथैल्पी कहा जाता है। तो द टोटल एंथैल्पी रिक्वायर फॉर कन्वर्ट इन 1 मोल ऑफ एटम फ्रॉम गैसियस मॉलिक्यूल। ओके बेटा, ये ध्यान रखना, कितने भी गैसियस मॉलिक्यूल हो, लेकिन हमें कितना प्राप्त करना है? 1 मोल ऑफ एटम प्राप्त करना हो, तो जितनी एनर्जी आपको लगेगी वही क्या होगा बेटा यहाँ पर। जैसे कोई बोले, मान लो हाइड्रोजन गैस है सर जी, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, हमें कितना निकालना हमें बेटा? यहाँ अगर इसको बेटा एनर्जी दोगे आप, एनर्जी हीट दे दिया आपने, एंथैल्पी आपने दे दिया इसे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा क्या कहते हैं, 2H। हाइड्रोजन में कितने आइटम हो जाएंगे? 2 आइटम। हमें कितना चाहिए सर जी? बोलो। मान लो डेल्टा H की वैल्यू कितनी है? x जूल है मान लो, है। हमें 2 मोल मिल रहा है, हमें 1 मोल चाहिए, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? x/2। जब 2 मोल प्राप्त करने में x जूल लग रहा है, तो 1 मोल प्राप्त करने में कितना लगेगा बताओ? सिंपल बात, सबको आधा आधा करोगे आप, सबको आधा करोगे तो एनर्जी भी क्या लगेगी? आधी ही लगेगी। तो मतलब यही तो होगा कहानी। तो एक ही एटम मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन एटम, तो एंथैल्पी कितनी लगेगी आपकी? x/2। वही बात होती है, ठीक है। 1 मोल हमें प्राप्त करने में जो ऊर्जा, तो इस ऊर्जा को बेटा हम क्या कहेंगे यहाँ पर? कड़न एंथैल्पी। इसी को एंथैल्पी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं इसी एनर्जी को, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बेटा ये तो एक फिजिकल वाली चीजें थी, ये थर्मोडायनेमिक्स की चीजें हैं। क्या है, बस हमें ये समझना है
कि यहाँ वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो ये कड़न एंथैल्पी सर किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ बेटा ये भी मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती है। जितना तगड़ा मेटेलिक बॉन्ड होगा उतना ही एनर्जी लगेगी भैया इसको ब्रेक करने में, इसको एटम फॉर्म में लाने में। ओके, ये ध्यान रखना। तो सर जी पहला काम किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये कड़न एंथैल्पी पे, वो सॉरी क्या कहते हैं बेटा, आपका किस पे डिपेंड करता है? आपका धात्विक आबंध पर, यानी मेटेलिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पर? इट इज डिपेंड अपॉन मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड तगड़ा होता चला जाएगा, एंथैल्पी उतनी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितना ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा भाई ब्रेक, ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड होगा तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन बेटा इसका रेगुलर कोई ट्रेंड नहीं चलता है। रीजन, क्योंकि हर एक मेटल की जो पैकिंग होती है, उनका जो बेटा पैकिंग होता है, संकुचन जो उनका होता है, उनका बेटा वो क्या होता है? डिफरेंट होता है सबका। क्या कहते हैं, किसी किसी का SCP होता है, किसी का CCP होता है। ये सारी पैकिंग वगैरह आप क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पहले हुआ करता था, वो चैप्टर फिनिश हो गया है। तो जस्ट इतना समझ लेना है बस आपको कि इनके हर एक मेटल की, जैसे लिथियम की अलग हो गई, कॉपर की अलग पैकिंग हो गई। पैकिंग मतलब बेटा वो किस प्रकार के आकार में वो अपने आप को सेट किए हुए हैं, हर एटम किस प्रकार से सेट है, वहां पर सेटिंग किस तरीके से है। अच्छा, अच्छे से अरेंज है, अगर बेल तरीके से अरेंज है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो उनको ब्रेक करना, उनको देना, उनको ऊर्जा और देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अगर इधर उधर अरेंजमेंट उनकी गड़बड़ है, सेटिंग उनकी गड़बड़ है, तो क्या होगा? उनको थोड़ा सा भी हीट दे दोगे तो आराम से ब्रेक हो जाएंगे वो। तो इनकी पैकिंग किस तरीके से आपस में ये जमे हुए हैं, उनकी पैकिंग गड़बड़ होती है, यानी पैकिंग उनकी रेगुलर सही नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर इनमें जो रेगुलर ट्रेंड होता है वो नहीं होता। रेगुलर ट्रेंड मतलब सीधे बढ़ता नहीं है, कभी हल्का बढ़ेगा, फिर बराबर होगा, फिर जो कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बराबर होगा, फिर कम होगा, इस तरीके चलता रहता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इस तरीके से आप जानना बेटा यहाँ पर। तो एक बात क्या लिखना है यहाँ पर? बट लिखोगे, बट दे आर डिफरेंट इन, दे आर डिफरेंट, दे मतलब कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक बेटा? दे आर डिफरेंट इन देयर पैकिंग, इन देयर पैकिंग। ठीक है, इनकी पैकिंग क्या होती है भैया? भिन्न भिन्न होती है। इनके एलिमेंट की जो पैकिंग होती है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और इसीलिए सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हैव नो रेगुलर ट्रेंड, नो रेगुलर ट्रेंड, इसलिए इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। ये ध्यान रखना, इनका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। कभी घटे, कभी बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर इस तरीके से घटता बढ़ता रहता है। तो कैसे इसको सर जी याद कैसे करेंगे? नोट कर लो बेटा इसको। बेटा देखो, इट इज डिपेंड अपॉन मेटेरियल बॉन्ड, मतलब हो गया यहाँ कहानी बेटा, ये धात्विक बंध पर निर्भर करता है। सुनो, ये धात्विक बंध पर निर्भर करता है। दूसरी चीज बेटा क्या लिखोगे आप? परंतु ये इनका संकुलन ये धात्विक आबंध पर निर्भर करते हैं, परंतु इनका संकुलन अलग अलग होता है। किनका संकुलन? डी ब्लॉक के तत्वों का संकुलन है, इनका संकुलन अलग अलग होता है। इसलिए कड़न एंथैल्पी का कोई नियमित ट्रेंड नहीं होता है, कोई नियमित ट्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड की हिंदी मत पूछना, ठीक है? चलो देखो बेटा, यहाँ पे
लिसन, अब बेटा कैसे याद करोगे इसको, चलो एक फनी ट्रिक से आपको हम समझाते हैं, ठीक है, बहुत गजब तरीके से। देखो पहले आप एक काम करो, आपको पता क्या है, रुको यहां पर 3D सीरीज का हम किसका तैयार करेंगे बेटा, पीरियड में 3D सीरीज का, इन पीरियड, आवर्त में, आवर्त में इनका परिवर्तन, आवर्त में इनका वेरिएशन कैसे होता है। 3D सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं सबको पता है ना, हैं? लेकिन उन तत्वों को बेटा देखो कैसे होता है, ये रेगुलर ट्रेंड तो होता नहीं बेटा। तो सुनो यहां पर, निकेल टाइटेनियम, देखो सबसे कम किसका होता है भैया यहाँ पर करंट एंथैल्पी, जिंक का होता है। याद करो जिंक में बहुत सारे मेटली बॉन्ड सबसे कम होता था, याद करो ना, हाँ सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लास्ट में वेनेडियम सबसे ज्यादा होता है बेटा। तो जिंक और इसको ऐसे याद कर लो बढ़िया एकदम मस्त वाले ट्रिक से। देखो यहाँ पर इसको बस दिल पे मत लेना तुम लोग, बस ठीक है ना, बस ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको सुनो, ऐसे याद कर लो बेटा, जाने मन सुनो, ठीक, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, ठीक, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, फिकर कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, ठीक है, याद कर लेना ऐसे, आए अपने मन में याद कर लेना यार, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, मैं जान रहा हूं तुम लोग को। जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना, समझ गए ना, तैयार करना है इसको, लिखना पड़ेगा क्या, बक नालायक, चलो लिख लो, अच्छा सबसे ज्यादा बी का बेटा, यस, सुनो क्यों करती हो फिकर, कोई नहीं तेरे बिना, ठीक, कर डालो बेटा इसको फट से। बेटा देखो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले आयनन एनर्जी, ठीक है, तो आयनन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी होती क्या चीज है, आप सब लोग बेटा 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े हो आप, कि किसी भी एटम के, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वही एनर्जी क्या होती है बेटा, आपकी आयनन एंथैल्पी होती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी भी गैसीय बिलगित, एक बिलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एकल इलेक्ट्रॉन निकालने में आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो लिखो फटाक से बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, डेफिनेशन कभी पूछी नहीं आती लेकिन पूछ लो भैया, लिख लो आप लोग, देखो लिखो, एनर्जी, एनर्जी और एंथैल्पी required to remove an electron, remove an electron from outermost cell of isolated gaseous atom. आइसोलेटेड गैसियस एटम, और कोई एटम ना हो उसके साथ, दिस कॉल्ड एज आयोनाइजेशन
एनर्जी और एंथैल्पी। ओके, तो लिखो बेटा यहाँ पे आपकी एक किसी विलगित गैसीय परमाणु से किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। सर ये डिपेंड किस पे करता है? जनरली अगर ट्रेंड करीब जाए बेटा, या ऐसा पहले लिख लो आप, इसका डिपेंड लिख देते हैं हम लोग। इट डिपेंड अपॉन साइज। ये साइज पे डिपेंड करता है। साइज जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रॉन वहां से निकालना उतना कठिन हो जाता है बेटा, ये ध्यान रखना। साइज जितनी छोटी होती जाए, भाई आपको समझो, साइज जितनी छोटी होती जाएगी तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो वहां तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? बहुत टफ होगा, बहुत एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां आने से एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। अगर साइज जैसे बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अप्रोच कहाँ से? न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उसको निकालना आसान हो जाएगा। वही बात है, घर के अंदर में है आप तब सही सलामत है, घर के बाहर जहाँ गए तहाँ बर्बाद। वही कोई भी आपको गायब कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो लिखो यहाँ पर, तो साइज अगर बढ़ेगा तो जनरली की बात कर रहा बेटा मैं, आयसन एंथैल्पी हो या इसी कहते हैं आयसन पोटेंशियल, ठीक बेटा, या आयसन एंथैल्पी, ये क्या हो जाए बेटा? यहाँ पर घट जाता है। सर जी साइज कम होगा तो आयसन एंथैल्पी या फिर आयसन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये जर्नली की बात कर रहा हूँ, डिपेंड साइज पे होता है। लिख लो यहाँ पे, यह परमाणु के आकार पर निर्भर करता है, यह परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ने वाला है, ठीक बेटा? यहाँ पर फटाफट इसका इन पीरियड में ट्रेंड देख लो, इन पीरियड, ठीक है? ये जर्नली है बेटा, साधारणतया। तो इन पीरियड आवर्त में बेटा, आवर्त में कहानी हम देखेंगे बेटा 3D की, 3D सीरीज की। तो 3D सीरीज में कहानी क्या होगी, समझो बात को यहाँ पर। 3D सीरीज में बेटा देखो, ध्यान दो यहाँ पर, और एक बात बता दें हम, पीरियड में अगर हैं आप तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा एंथैल्पी। क्या होगा? एंथैल्पी बढ़ेगा, एंथैल्पी। लेकिन सर जी यहाँ कुछ कारणों से एक्सेप्शन बीच में आ जाता है, साइज वगैरह का फैक्टर और बहुत सारे कारण, एंथैल्पी वगैरह बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर बेटा होता है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर ऐसे एंथैल्पी थोड़ा बहुत कहीं कहीं वेरिएशन आ जाता है। तो आप लेफ्ट टू राइट देखो, पीरियड में बेटा क्या है यहाँ पर, लेफ्ट टू राइट चलते हैं आप, जनरली क्या होगा? ऐसे एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हो साइज यहाँ से यहाँ गए थे हम लोग तो छोटी हो जा रही साइज, इसलिए एंथैल्पी क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ती चली जाती है, ठीक है? लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं चलते हैं पीरियड में बेटा, आवर्त में हम दाएं से बाएं चलते हैं तो एंथैल्पी क्या होती भैया? यहाँ पर बढ़ती है, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन 3D सीरीज का हम ट्रेंड देखेंगे बेटा, 3D श्रेणी का ट्रेंड देखेंगे हम लोग। 3D श्रेणी का ट्रेंड देखें पहले बेटा, आपको याद कर लो सारे तत्व कैसे होते हैं। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, ठीक बेटा? ये तो याद है आपको, कैसे करोगे देखो ध्यान से। यहाँ एक्सेप्शन कौन है? तो टाइटेनियम को उठा के बैठा दो आप मैग्नीशियम के पहले, मैग्नीज के पहले, ध्यान दो यहाँ पे। टाइटेनियम एक्सेप्शन में होता है मैग्नीज से पहले, मैग्नीज से
कम इसका होता है, क्रोमियम से ज़्यादा होता है इसका यहाँ से एंथैल्पी, क्योंकि साइज जान रहे हो आप, साइज इसकी छोटी ही है तो इसलिए। अब सुनो बेटा यहाँ पे, उसके बाद सर फेको, ये Fe हो गया और CO हो गया। ध्यान देना यहाँ पे, Fe को उठा के रख दो Zn के पास, Fe को उठा के रख दो Zn के पास, और CO को भी कह रहा मुझे भी लेके चलो, चाहे कॉपर के ही बाद। तो ये होता है भैया, कॉपर के बाद CO चला जाता है और Fe Zn के पास रहा, यानी ये दोनों कहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो होता क्या कहानी, अब इसको आप अरेंज कर लो इस तरीके से। दो चीज याद रखना, T कहाँ पहुंच जाएगा, Mn के पास, Ti मतलब टाइटेनियम, और Fe और CO, Fe कहाँ पहुंचेगा, डायरेक्ट Zn के पास, एकदम Zn से पहले, और CO पहुंच जाएगा जहाँ Fe उससे पहले, यानी कॉपर के बाद में, ठीक है। तो बेटा क्या ट्रेंड बनने वाला है, Sc, फिर B आया, फिर क्रोमियम है, फिर मैग्नीज से के बाद, क्रोमियम के बाद कौन आया, टाइटेनियम, फिर आ गया मैग्नीज, फिर बेटा ये देखो निकिल आ रहा है, फिर कॉपर आ रहा है, फिर कोबाल्ट आ रहा है, फिर Fe है, फिर Zn है। अब बेटा बढ़ते हुए क्रम में फटाफट लगा दो आप, ये देखो ये कहानी लिख लो आप, ये क्या हो गया भाई यहाँ पे, बढ़ता हुआ क्रम इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। नोट करो इसको। लिसन, अब बेटा ग्रुप की हम बात करेंगे, यहां देखो ध्यान से भैया। तो ग्रुप में आपको पता बेटा यहाँ पे सर पहले 3D सीरीज आती है, फिर 4D सीरीज आती है, फिर 5D सीरीज। मान लो बेटा ये थर्ड ग्रुप है आपका, थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप यहाँ फोर्थ ग्रुप, ठीक है। देखो थर्ड ग्रुप में कौन है बेटा, इसको ये है स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, ठीक है। अब बेटा देखो फोर्थ ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर आप ऐसे ऐसे भी कुछ कुछ याद कर सकते हो। स्कूटर यमहा लाओ एक, टी जरा हाफ, वो नवाब थे, क्रोमोटंग, मन तक रे, फिर रस हो जाता सीधे, फिर Fe की बात नहीं आया ना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, फिर आ जाता कोई आगे आओ, जिन कनाडा होगा। इस तरीके से भी आप तैयार कर डालो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। देखो यहाँ पर लिसन बेटा, देखो आप जान रहे हो कि सर जी यहाँ पर इसके केस में क्या, देखो यहाँ साइज कैसा है बताओ, साइज के बारे में बताओ ध्यान से। यहाँ साइज कैसी थी, थर्ड ग्रुप में सेल नंबर बढ़ रहा था, यहाँ पर याद करो सेल नंबर बढ़ रहा था, सेल नंबर बढ़ रहा, तो साइज सबसे ज़्यादा किसकी थी बताओ, लैंथेनम की थी, फिर इट्रियम की थी, फिर स्कैंडियम की थी। तो साइज बढ़ा, साइज बढ़ा तो आयन एंथैल्पी कम, तो साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये उल्टा हो जाएगा। बोलो ये होगा नहीं होगा भैया, बताओ यहाँ ध्यान से। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका। ये किसका ट्रेंड है बताओ, आयन एंथैल्पी का। ये किसका ट्रेंड है बताओ, एटॉमिक साइज का है, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। लेकिन सर जी ये थर्ड ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप आते ही याद करो, फोर्थ ग्रुप में आ गया था लैंथेनम के बाद में 4F का 14 इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइड्स आ गया था। लैंथेनाइड पुअर स्कैनिंग कर रहा था, पुअर स्कैनिंग की वजह से इन दोनों की साइज लगभग क्या हो गई थी, बराबर हो गई थी साइज। याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो मतलब बेटा क्या हो रहा था यहाँ पर कि टाइटेनियम का साइज का ट्रेंड अभी देख रहे हैं हम। टाइटेनियम की साइज क्या होती थी बेटा, यहाँ पे छोटी होती थी, जर्कोनियम और हाफनियम की साइज लगभग बड़ी होती थी। मतलब यहाँ साइज की बात कर रहे हैं अभी हम, ध्यान देना यहाँ पर। तो सर जी यहाँ 3D से जब बड़ा साइज किसका था, 4D का, और 4D और 5D आपस में क्या होते थे, इक्वल हो जाते थे। 3D वाले तो से बड़ा 4D और 4D और 5D वाला क्या होता था बेटा, ये दोनों थर्ड ग्रुप के बाद दोनों इक्वल हो जाते थे। ये साइज की बात है यहाँ पर, ये किसकी बात है, साइज की बात है। लेकिन साइज इतना छोटा इसका 5D का भैया हो जाता है ना, इतना छोटा बेटा कि इसके जो 4F के इलेक्ट्रॉन है इतनी पुअर स्कैनिंग करते हैं
कि बेटा अब वो न्यूक्लियस पे का जो चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फील करा रहे हैं, इस कारण से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाता है। इतना टफ हो जाता है भैया कि 5d का ऐसा एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये यहां पहुंच जाता है तो 5d का एंथैल्पी क्या हो जाए भैया, सबसे ज्यादा, फिर छोटा साइज वाला, फिर सबसे कम 4d का। ये क्या हो गया भैया, आयसन एंथैल्पी का हो गया ये ट्रेंड, ये आयनन ऊर्जा का ट्रेंड है, ये ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा का ट्रेंड है ये। मतलब अगर बात किया जाए, देखो ये तो नॉर्मल था, टी जरा हाफ में सबसे ज्यादा किसका एंथैल्पी बेटा होगा, तो हाफनियम का होगा सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा बेटा होगा टाइटेनियम, फिर हो जाएगा बेटा क्या, जर्कोनियम, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका आयनन एंथैल्पी का क्रम, नोट करो इसको, आयसन एंथैल्पी कौन सा क्रम है ये, घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा। देखो 5d सबसे ज्यादा होता है, फिर 3d तो छोटा साइज है वो तो फिर बड़ा रहेगा, 4d वाला सबसे नीचे आ जाता है, इसका नीचे आ जाता है, ये सबसे ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, नोट करो इसको। कारण क्या लिखोगे भैया यहां पर, कारण क्या लिखोगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट संकुचन या अंकुचन, कारण लिख लेना लेंथेनाइट संकुचन। ये बेटा आपके लिए 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ध्यान रखना। फर्स्ट आंसर एंथैल्पी ऑफ ZnMn कंटेन हाईएस्ट Y, सेकंड आंसर एंथैल्पी कॉपर एंड क्रोमियम कंटेन हाईएस्ट वैल्यू Y, थर्ड आंसर एंथैल्पी ZnMn कंटेन मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू Y। क्यों होता बेटा, सबका रीजन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाफ फील्ड होगा, इधर देखो अंश, हाफ फील्ड अगर आ रहा कॉन्फ़िगरेशन तो ज्यादा मोर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन। हाफ फील्ड का केस है तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन, मोर स्टेबल। फुल्ली फील्ड है और ज्यादा स्टेबल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन, ये ध्यान रखना। यहां अगर दो चीजें होंगी, पार्शियल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, मतलब आंशिक रूप से भरे हुए डी इलेक्ट्रॉन, अर्ध रूप से भरे हुए डी इलेक्ट्रॉन और पूर्ण रूप से भरे हुए डी इलेक्ट्रॉन। तो तीनों का क्रम ऐसे ही चल रहा है, पहले पार्शियल वाले ज्यादा कम स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल कौन है, अर्धभरित वाले, हाफ फील्ड वाले, एक एक इलेक्ट्रॉन, पांचों भरा हुआ एक एक से। फिर क्या है बेटा आपका यहाँ पे, फुल्ली फील्ड वाले ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फुल्ली फील्ड। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है भैया, जो इनर्ट गैस को अटेंड कर ले, इसको कर ले इनर्ट, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर ले, वो AR को, नोबल गैस को याद करो, हाँ जैसे स्कैंडियम वगैरह था, टाइटेनियम वगैरह, इस तरीके। तो इस तरीके से बेटा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार करो, ओके।